उग्रवादी। आज हम उग्रवादी आंदोलन का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम किस प्रकार से उदारवादी कांग्रेस जो थी उसने कार्य किया था उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके थे कि जैसे सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि उग्र उदारवादी जो था उनका उदय किस प्रकार से हुआ था, आखिर इसके पीछे ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से कांग्रेस के जो सदस्य जो थे वो पहले उदारवादी थे, अर्थात ब्रिटिश सरकार जो उसमें पूरा विश्वास रखते थे, लेकिन अब उनका उनसे विश्वास उठ गया और उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन करना शुरू कर दिया, अर्थात उग्रवादी विचारधारा जो उसका जन्म किस प्रकार से हुआ था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि नरम दलीय नेता ब्रिटिश सरकार से विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना और भारत सचिव की काउंसिल में भारतीयों की नियुक्ति, सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अंग्रेजों के समान अवसर देने, भूमि टैक्स जो था उसमें कमी करना, इसके अलावा भारतीय उद्योगों को संरक्षण देना आदि की मांग करते रहे। लेकिन ब्रिटिश सरकार इन मांगों की हमेशा अनदेखी करती रही, अर्थात इनको किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया था और परिणाम ये निकला कि सरकार के प्रति जनता जो थी और जो कांग्रेसी जो थे उनका जो भ्रम जो था वो टूटने लगा और वो निराश होने लगे। और स्वयं उदारवादी गोखले जो थे उन्होंने भी कहा था कि सरकार अपने वचन जो उनका पालन नहीं कर रही और जो वादे उन्होंने किए थे उनसे पीछे हट रही है। और इससे कांग्रेसियों में एक नया गुट जो था वो उभर कर सामने आया और इस नए गुट ने संघर्ष के माध्यम से सरकार पर दबाव डालने का निश्चय किया था, इसलिए वह संघर्षवादी अथवा उग्रवादी कहलाए। और कांग्रेस के इन संघर्षवादी सदस्यों ने उन नरम दलीय नेताओं का विरोध करना शुरू कर दिया था जो कि अंग्रेजों की न्यायप्रिया में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत की स्थिति को सुधारने की आकांक्षा रखते थे और जो आवेदन, निवेदन, याचिका, ज्ञापन आदि के माध्यम से अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते थे। उग्र राष्ट्रवादियों को उदारवादियों की भिक्षावर्ती जो थी उसकी जो कार्य पद्धति अपनाई गई थी उस प्रकार की नीति उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उल्टा उसके विपरीत यानी कि संघर्षवादी नीति जो उसको अपनाते थे। इसके साथ ही राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत युवा कांग्रेस जो थी वो क्रोध में भड़क उठी और वे क्रांतिकारी आंदोलन के लिए जाग उठी। परिणाम ये निकला कि कांग्रेस में एक नई विचारधारा जो वो जागकर सामने आई या निकलकर सामने आई और इस नवीन विचारधारा के सदस्यों को अंग्रेजों के प्रति बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वे पश्चिमीकरण के घोर विरोधी थे तथा भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति जो उसी में विश्वास रखते थे और उनका मानना था कि कमजोर, विरोध तथा अस्थिर वैधानिक सुधारों के द्वारा भारत की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा। इसीलिए वे आवेदन, निवेदन की कार्य पद्धति जो उसको छोड़कर सशक्त विरोध की नीति और नई रणनीतियां जो उनकी बात करने लगे और अंग्रेज लेखकों के इस नवीन विचारधारा को उग्र राष्ट्रीय विचारधारा कहकर संबोधित किया गया था। और इस संबंध में बहुत सारे नेता लोग जो हैं उन्होंने भी अलग अलग बातें कही थी, लेकिन ये निकला कि यानी कि आपकी ब्रिटिश सरकार जो थी उसने जो कांग्रेसी जो थे, जो उदारवादी कांग्रेस, उनकी मांगे जो उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था और इसी वजह से भारतीय जनता जो उसमें उग्रवाद की भावना जो उसका विकास हुआ था। अब नेक्स्ट बात आती है कि आखिर उग्रवाद जो उसकी उत्पत्ति के क्या कारण थे, कि जिसके पीछे मुख्य कौन राष्ट्रीय कारण थे या जो अन्य घटनाएं जो थी उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कि उत्पत्ति के पीछे दो मुख्य कारण थे, सबसे पहला राष्ट्रीय कारण और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कारण, यानी कि दोनों ही कारणों की वजह से उग्रवाद जो उसका विकास हुआ था। इसमें पहली बात आती राष्ट्रीय कारण या घटनाएं। सबसे पहला था 1892 का अधिनियम कि कांग्रेस के उदारवादी नेतृत्व में निरंतर आवेदन, निवेदन के कारण ब्रिटिश शासन ने 1892 का अधिनियम जो था उसको पारित किया गया था और ये अधिनियम भारतीयों के स्वतंत्रता संघर्ष की पहली विजय थी, परंतु ये भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाया और इस अधिनियम में निर्वाचन के सिद्धांतों को कोई भी महत्व या स्थान नहीं दिया गया। जो व्यक्ति विधान परिषदों के लिए निर्वाचित होते थे वे जनता के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं थे और निर्वाचित प्रतिनिधि को जब गवर्नर जनरल विधानसभा में मनोनीत करता था तभी वह बैठकों में भाग ले सकता था और निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम रखी गई और इन सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं होता था। बजट पर विधान परिषद का कोई नियंत्रण नहीं था और सदस्यों को बजट पर मतदान अथवा संशोधन जो था वो उसको करने का अधिकार भी नहीं दिया गया था और सदस्य कहा जाता कि पूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे और प्रश्न पूछने के अधिकार का भी कहा जाता कि एक तरह से उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और इस संदर्भ में कहा जाता कि लॉर्ड लैंसडाउन जो उसने भी कहा था कि प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए जिसमें केवल सम्मति प्रकट करने की प्रार्थना हो और उनमें किसी प्रकार की तर्क, भावना, कल्पना तथा मानहानि भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए और इस अधिनियम से कार्य करने के अधिकारों में किसी प्रकार की कमी
नहीं आई, अर्थात ये अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांगे जो थी उनकी पूरी तरह से उपेक्षा कर रहा था। और मदन मोहन मालवीय जो था उन्होंने भी कहा कि इस अधिनियम से भारतीयों को उनके देश की शासन व्यवस्था में कोई भी वास्तविक अधिकार नहीं मिले हैं, इससे उग्रवादी विचारधारा जो उसको पनपने का अवसर मिला। दूसरी बात आती राजनीतिक भिक्षावृत्ति में आस्था का मिटना, क्योंकि जो उदारवादी जो थे उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति जो उसको अपनाया था, लेकिन उग्रवादी जो इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। 1892 से 1906 ईस्वी तक ब्रिटेन में अनुदार दल जो थी उसका सरकार रही थी, और अनुदार दल भारत में किसी तरह के राजनीतिक सुधार जो उसके पक्ष में नहीं थी, और उसने कांग्रेस की मांग जो उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया था, बल्कि भारतीयों के प्रति उन्होंने प्रजाति विभेद की नीति जो उसको और ज्यादा लागू कर दिया। और टोरी शासन के इन वर्षों में सरकार ने भारत में ऐसे कानून प्रचलित किए कि जिससे कि जनता और नौकरशाही जो उसका खुला विरोध शुरू हो गया, और कुशासन के फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र भावना का भी समावेश हो गया, और कांग्रेस के युवा वर्ग की अपनी नेताओं की राजनीतिक भिक्षावृत्ति में आस्था समाप्त हो गई, और अनुदार दल ने उदारवादी नेतृत्व की अवहेलना की और भारत के शिक्षित वर्ग को निरंतर अपमानित किया, और उसकी इस मनोवृत्ति ने कांग्रेस के युवा राष्ट्रवादियों को उग्रवादी बना दिया, और इस युवा वर्ग का नेतृत्व लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष आदि जो उन्होंने किया था। और ब्रिटेन के अनुदार दल के कार्यों की स्वयं गोखले ने भी आलोचना की। कांग्रेस के 8वें अधिवेशन में उन्होंने लॉर्ड लैंसडाउन की सरकार की चेतावनी देते हुए कहा था कि उसकी शिक्षा, स्थानीय स्वशासन और नौकरियों में भारतीयों की भर्ती से संबंधित नीतियों संकट का आहन कर रही है, और लॉर्ड एलिंगन के शासनकाल में अंग्रेज अधिकारियों की दमन नीति के फलस्वरूप देश में राजनीतिक क्षितिज जो थे उसके ऊपर काले बादल जो मंडराने लग गए थे। और 1898 ईस्वी के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में आर.सी. दत्त जो उन्होंने भी बिल्कुल साफ कहा था कि पिछले 2 वर्षों से भारतीय जनता में असंतोष जो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और लाला लाजपत राय जो उन्होंने भी कहा था कि भारतीयों को अब भिखारी बने रहने में संतोष नहीं कर लेना चाहिए, और न ही अंग्रेजी सरकार के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए। उन्होंने तो ये भी कहा कि अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की मांगों की निरंतर उपेक्षा की जा रही है, और इसीलिए अधिकांश अंग्रेजी नेताओं में त्याग, क्योंकि इसका कारण ये है कि उनके अंदर त्याग और बलिदान की भावना नहीं है, और अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए हमें त्याग और बलिदान जो उसकी भावना अवश्य होनी चाहिए। और उग्र राष्ट्रवादी जो उन्होंने ऐसा ही करने का निश्चय किया था। अगली बात आती है भारत का तीव्र आर्थिक शोषण की निर्धनता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देते हैं, और 19वीं शताब्दी के सदी में यानी कि अंतिम काल में भारत में चारों ओर आर्थिक असंतोष फैल गया, परंतु ब्रिटिश सरकार जो उसने इस स्थिति जो उसको सुधारने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था, बल्कि अंग्रेजों ने इंग्लैंड को लाभ पहुंचाने के लिए भारत के लगभग जितने भी निर्यात करने वाले उद्योग जो थे उनको समाप्त कर दिया, और भारत को केवल कच्चे माल की मंडी बनाकर रख दिया। और इसका परिणाम ये निकला कि भारत से करोड़ों रुपया हर वर्ष इंग्लैंड जाने लगा, और भारत की जनता जो थी इससे दिन प्रतिदिन गरीब होती गई। और 1870 ईस्वी के बाद भारतीय नेताओं का ध्यान कहा जाता है कि इसकी ओर गया, इसके आर्थिक परिणाम जो उनकी तरफ गया, और भारतीय उद्योगों का विनाश, कपास की बनी चीजों पर आयात कर में कमी, और भारतीय मिलों में तैयार होने वाले कपड़े पर ज्यादा टैक्स, इसके अलावा भूमि पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स होने की वजह से क्या हुआ, किसान जो थे उनकी स्थिति और ज्यादा खराब होती गई, निर्धन होते गए, और शासन के उच्च पदों से भारतीयों को दूर रखने की मनोवृत्ति, और ऐसी समस्याएं थी कि जिससे बिल्कुल साफ हो जाता था कि अंग्रेज केवल भारत से धन लूट कर ले जाना चाहते हैं, उनको भारत की स्थिति जो उसको सुधारने की तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। और भारतीय विचारक और लेखक जो थे उन्होंने भी इस बात की तरफ ध्यान दिया कि ब्रिटिश सरकार जो है वो केवल भारतीय जो है उनको नुकसान पहुंचाना चाहती है, और ज़्यादा से ज़्यादा धन जो है भारत से लूटकर ले जाना चाहती है, और उन्होंने ऐसा ही किया था। क्योंकि कहा जाता है कि जितने भी उद्योग जो थे उनके ऊपर ब्रिटिश जो भी निर्यात करने वाले थे उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार जो उसका नियंत्रण हो गया था। केवल भारतीय कपड़ा उद्योग जो था वो भारतीयों के नियंत्रण में था, लेकिन उसके ऊपर भी इस प्रकार की बाधाएं लगा दी कि वो अपना विकास नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार से आपके जितना भी यानी कि भारत का जो आर्थिक स्थिति जो थी उसको कमजोर बनाने में ब्रिटिश सरकार जो उसने ज़्यादा से ज़्यादा अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से भारतीय जो उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। और इसी वजह से जो हमारा ये आर्थिक शोषण हो रहा था, और इसकी वजह से क्या हुआ, आपके कांग्रेसी लोग जो थे उनमें, जो युवा लोग जो थे उनमें ब्रिटिश सरकार जो थी उसके प्रति विरोध की भावना जो उत्पन्न होने लगी।
अगली बात आती है अकाल, प्लेग आदि के समय सरकार की आक्रामकता। अर्थात जब भारत में इस प्रकार के अकाल, प्लेग आदि राष्ट्रीय विपत्तियों का जब सामना करना था, तब कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार जो उसने कोई भी संतोषजनक नीति जो उसको नहीं अपनाया था। 1896 से 97, इसके अलावा 1899 से 1900 के मध्य देश में बहुत ही ज़्यादा दुर्भिक्ष, अकाल पड़े और महामारी फैली और लाखों लोग जो थे उनको कहा जाता है कि मौत का शिकार बनना पड़ा। और अकाल से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने कहा जाता है कि बहुत ही धीमी गति से कार्य किया और वह लगभग नहीं के बराबर था। और बंबई प्रांत में जब यानी कि प्लेग की बीमारी फैली तो कहा जाता है कि प्लेग जो उसकी रोकथाम के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने बड़ी अमानवीय ढंग से जबरदस्ती घरों में यानी कि घरों से लोगों को निकाला। और पूना में कहा जाता है कि ये जो काम जो था वो सेना को सौंप दिया गया था। और इस बहाने सेना के लोग जो थे वो क्या करते थे, लोगों के घरों में घुस जाते थे और स्त्रियों की जांच करने के बहाने कहा जाता है कि उनके साथ में गलत व्यवहार करते थे। और इससे जनता का क्रोध जो था वो भड़क उठा और एक नौजवान दामोदर हरिचंपरकर ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट एरस्ट की हत्या कर दी थी। और इसी सिलसिले में चांपेकर बंधु जो उनको गिरफ्तार किया गया और उन्हें मृत्युदंड जो वो भी दिया गया। और उनकी मदद करने के आरोप में नाटू बंधु जो उनको भी गिरफ्तार किया गया और बिना किसी प्रकार का मुकदमा चलाए गए 4-5 महीने तक उन्हें जेल में बंद रखा और फिर उनको देश से निकाला दे दिया गया। और लोकमान्य तिलक जो थे उन्होंने अपने समाचार पत्र जो था उसमें, केसरी जो था उसमें कहा जाता है कि इस बात की बहुत ही कटी आलोचना की थी। और इसीलिए तिलक पर भी जनता में राजद्रोह भड़काने जो उसका आरोप लगाकर कहा जाता है कि उनको भी बंदी बना लिया गया और 18 महीने तक कहा जाता है कि उनको कैद में रखा गया। और पूना में उपद्रवियों को दंड देने वाली पुलिस टुकड़ी तैनात कर दी गई। और इन घटनाओं ने भारतीय जो उनके हृदय जो उसको झकझोर दिया और अंग्रेज भक्त कांग्रेस के उदारवादी नेताओं जो उनका भी न्यायप्रियता जो उससे विश्वास उठने लगा। और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो उन्होंने कहा था कि हम पूना में दंड देने वाली पुलिस की तैनाती गलत समझते हैं और तिलक और पूना के कुछ अन्य पत्रकारों को कैद में डालना और भी अधिक गलत मानते थे। और तिलक की कैद पर कहा जाता है कि सारा राष्ट्र जो रो रहा था। तो इस प्रकार से ये जो घटनाएं जो थी उन्होंने उग्रवाद जो उसको जन्म